मिश्राज आईएएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और मॉडर्न हिस्ट्री के पोर्शन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। और सबसे पहले जिस टॉपिक पर हम लोग चलेंगे वो है भारत में जो रिवोल्ट्स हुए थे। और ये रिवोल्ट्स जो है 1857 के पहले के रिवोल्ट्स हैं और साथ ही साथ 1857 के आसपास के रिवोल्ट्स पर भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो उस समय जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, 1857 का विद्रोह हुआ, उससे पहले भी भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग प्रकृति, अलग अलग नेचर के रिवोल्ट्स हुए। उनके कारण क्या थे? तो देखिए, कुछ तो कॉमन कारण थे। कॉमन कारण ये है कि एक तो ब्रिटिश जो उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने लैंड रेवेन्यू के सिस्टम में जबरदस्त बदलाव किया था। तो आप लोग जानते ही हैं, जैसे उन्होंने शुरुआत की थी परमानेंट सेटलमेंट की व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली, रैयतबारी की प्रणाली, महलबारी की प्रणाली, और इन सब तरीकों से वो लगान की वसूली में बदलाव करते रहते थे। तो इसका इम्पैक्ट किसानों पर भी पड़ रहा था, इसका इम्पैक्ट आदिवासियों पर भी पड़ रहा था, इसका इम्पैक्ट जमींदारों पर भी पड़ रहा था। तो एक बहुत बड़ा वर्ग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह के लिए तैयार हो रही थी। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये पूरा टॉपिक जो है फोकस रहेगा। तो हम आपको शुरू में ही बता देते हैं कि ये जो पहला इसका जो पोर्शन है, इसमें हमने आपको कोशिश की है कि जो 1857 से पहले के जो रिवोल्ट हुए, खासकर भारत के पूर्वी हिस्से में, ईस्टर्न पोर्शन में जो रिवोल्ट हुए, जैसे बंगाल में, उस समय बंगाल का हिस्सा ही था, झारखंड हो सकता है, बिहार हो सकता है, असम जो था वहां पर भी काफी सारे रिवोल्ट हुए। और इस तरह से भारत के पूर्वी हिस्से में जो विद्रोह हुए, उन सब पर हम लोग पहले हिस्से में बात करने वाले हैं। और इसी पूर्वी भारत में जैसे विद्रोह हुआ, वैसे ही भारत के पश्चिमी हिस्से में भी विद्रोह हुआ। जैसे कि गुजरात के कुछ हिस्सों में, राजस्थान के कुछ हिस्सों में, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में विद्रोह हुआ, तो पश्चिमी हिस्से का विद्रोह हो गया। और बाकी कुछ ऐसे विद्रोह थे जो दक्षिण भारत में भी, साउथ इंडिया में भी, तो उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करने वाले हैं भारत के जो पूर्वी हिस्से में विद्रोह हुए, जिनमें एक सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह जो है, देखिए, ये जो विद्रोह का ड्यूरेशन है, पहले तो ये चीज ध्यान रखना है कि कोई विद्रोह किन वर्षों में होता है। तो इसका ड्यूरेशन सामान्यतः 1763 से 1800 के बीच माना जाता है। यानी कि ये विद्रोह शुरू हुआ 1763 के आसपास और फिर ये चलता रहा अलग अलग समय में 1800 ईस्वी तक। कहां पर हुआ? तो बंगाल में हुआ। कहां हुआ? बंगाल में हुआ। कारण क्या था? तो 2-3 कारण आप इसमें गिना सकते हैं। जैसे 1770 के भयंकर अकाल, बंगाल में 1770 में एक बहुत बड़ा फेमिन आया था, अकाल आया था, लोगों को खाने के लाले पड़ गए थे। और उसके बावजूद भी अंग्रेज क्या कर रहे थे? जमींदारों के माध्यम से टैक्स वसूलने की कोशिश कर रहे थे। किसानों के ऊपर जो है टैक्स का भार लादे जा रहे थे कि भाई आप जो है हमें वसूल करके दो, जहां से भी हो वहां से दो। इसका इम्पैक्ट किसानों पर बहुत ज्यादा पड़ रहा था। और जब किसान परेशान थे, जब जमींदार परेशान थे, तो इसका इम्पैक्ट सन्यासियों पर भी पड़ा, क्योंकि सन्यासी भी उनके ऊपर निर्भर होते थे। क्योंकि सन्यासी जब उनके पास जाते थे तो उन्हें खाने पीने रहने इत्यादि की व्यवस्था उनके द्वारा कराई जाती थी। अब जब अकाल में सभी परेशान हैं, तो सन्यासियों पर कौन ध्यान देगा? तो स्थिति ये होगी कि सन्यासी भी इससे परेशान हो गए। अच्छा, कुछ ऐसे काम भी किए ब्रिटिश उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो सीधे सीधे सन्यासियों पर भी असर डाल रहा था। जैसे आगे आपको बताएंगे, तीर्थ स्थानों पर जाने पर लगे प्रतिबंध। यानी कि अब उन्होंने ये नियम बना दिया कि जो सन्यासी है वो तीर्थ स्थानों में भी नहीं जाएंगे, तीर्थ स्थानों में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि जब वो तीर्थ स्थानों पे समूह में बना के जाते थे तो कई जगहों पर लूटपाट की घटना हुई, कुछ जगहों पर तो उन्होंने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो सन्यासियों की हालत बेहद खराब होती चली गई। परिणाम ये हुआ कि ये जो सन्यासी थे, इनको कई वर्गों का समर्थन मिला। जैसे सब जमींदारों ने भी इनको सपोर्ट किया, जो किसान थे उन्होंने भी सपोर्ट किया, जो कुछ काम करने वाले कारीगर लोग थे उन्होंने भी सपोर्ट किया। और कुल मिला करके
ये जो सन्यासी लोग थे वो ब्रिटिश सरकार के विरोध में आ गए और समूह बना करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के विरोध में ये जो है जगह जगह आंदोलन करने लगे। लूटपाट की घटनाएं भी काफी बढ़ गई। तो इस तरह से ये जो है सन्यासी विद्रोह की आधारशिला बनी। कारण आपको समझ में आ गया होगा। बाकी बेसिक रीजन तो देखिए ज्यादातर विद्रोहों में वही रहेगा, जो भू राजस्व की प्रणाली है वो किसानों पर ज्यादा असर डालेगी। इसके अलावा जो जंगल के कानून बनाए, उन्होंने फॉरेस्ट लॉ बनाए ब्रिटिश सरकार के समय में, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, और जो जंगल की जमीन थी जिस पर आदिवासी लोग अपना जो है स्वतंत्र जीवन यापन करते थे, आर्थिक रूप से निर्भर थे, वो जमीन और जंगल जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सरकार के लोग छीनने लगे। तो उससे जो आदिवासी लोग थे वो भी नाराज हो गए। तो कुछ कॉमन कारण रहेंगे, बाकी अलग अलग विद्रोहों के कुछ स्पेसिफिक रीजन होंगे। जैसे यहाँ पर सन्यासियों को जो तकलीफ हुई बंगाल में, और उसके कारण वो जो है बहुत ज्यादा नाराज हुए और उन्होंने अपने तरीके से विरोध। अच्छा, ये भी चीज ध्यान रखना है कि इस विद्रोह में ज्यादातर जो सन्यासी थे वो शंकराचार्य के अनुयायी माने जाते थे, परंतु ऐसा नहीं है कि केवल शंकराचार्य के अनुयायी लोग ही इसमें शामिल हुए, बाकी लोग भी शामिल हुए। अब बात आती है कि इसका नेतृत्व किन्होंने किया। तो देखिए, इनका नेतृत्व किया था केना सरकार और दीजी नारायण नामक व्यक्तियों ने। केना सरकार एंड दीजी नारायण, ये क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन आपको जो है इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, सन्यासी विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने किया। तो केना सरकार और दीजी नारायण, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। ईयर याद रखना पड़ेगा, क्षेत्र याद रखना पड़ेगा, कहां हुआ, तो आप बंगाल के कुछ क्षेत्रों को ध्यान रखिएगा, है ना। अच्छा, इसके अलावा कुछ और भी नेता थे, जैसे कुछ नाम इसमें है, मेजर शाह, देवी चौधरानी, मूसा शाह, ये सब जो नेतृत्वकारी लोग थे ये भी इसमें शामिल थे। इन्होंने भी सन्यासियों को बढ़ावा दिया। फिर देखिए, इस घटना का उल्लेख कहां मिलता है, सन्यासी विद्रोह का विस्तृत रूप से अगर आप जानना चाहें तो कहां मिलेगा। तो देखिए, एक किताब है बंकिम चंद्र चटर्जी जी का आनंद मठ, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है आनंद मठ। इस किताब में इन्होंने सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया हुआ है, सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया हुआ है, और उसमें बहुत सारी ऐसी घटनाओं का उल्लेख है जिसमें जो शांति प्रिय सन्यासी थे, जो विद्रोह के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन उस समय ब्रिटिश सरकार की नीतियों ने उन्हें भी विद्रोह के लिए प्रेरित कर दिया। आनंद मठ के कई प्रसंगों में यह जानकारी हमें मिलती है। तो आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी। फिर कार्यवाही की बात अगर करें कि कौन वो उस समय के ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई की, तो वारेन हेस्टिंग्स जो है उनको सप्रेस करने का, कुचलने का काम किया। तो सन्यासी विद्रोह को कुचलने वाला जो उस समय गवर्नर जनरल थे उनका नाम है वारेन हेस्टिंग्स। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। कारण आपको बता ही दिया हमने कि उस समय जो सन्यासियों को जो तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, इसके अलावा जमींदारों, किसानों से जो लगान वसूली पर बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा था, और ऊपर से जो 1770 का जो बहुत बड़ा फैमिन, बहुत बड़ा अकाल हो गया था, उन सब के कारण जो स्थिति बिगड़ी, उसके कारण सन्यासियों को भी विद्रोह या विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह से ये पूरी घटना। अच्छा देखिए, इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक भी है। कैरेक्टरिस्टिक ये निकल के आती है कि इस समय इस सन्यासी विद्रोह ने एक पर्टिकुलर चीज को बढ़ावा दिया, वो ये कि इससे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा मिला। तो इससे ये लाभ हुआ कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो किसी भी प्रकार के किसान हो, वो सब मिल करके ब्रिटिश सरकार का विरोध करने लगे। तो ये आपने मैप में भी देखा होगा कि ये बंगाल का हिस्सा है, इस पूरे हिस्से में जो है, और खासकर इसमें अगर झारखंड को भी आप रखें हैं उस समय का, तो ये सब पूरा हिस्सा जो है उस समय इस सन्यासी विद्रोह का केंद्र बिंदु बन गया था। इस मैप में आप देख सकते हैं, आप अपने पास भी एक मैप रख सकते हैं और इससे आपको एडवांटेज मिलेगा। अब दूसरे विद्रोह में चलते हैं, जो कि पूर्वी भारत का एक और विद्रोह है, नाम है इसका चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह, चुआर है ना। अब देखिए, चुआर जो वर्ड है, ये जो शब्द इस्तेमाल हुआ है, ये बेसिकली ये
चुआर जो जनजाति लोग थे वो झारखंड में और पश्चिम बंगाल के कुछ क्षेत्रों में रहते थे, और ये लोग जो है अपने जंगलों में और वहां पर जो छोटी मोटी खेती करके जो है अपना जीवन यापन करते थे। अब ब्रिटिश सरकार ने जब फॉरेस्ट के कानून बनाए तो इनको क्या किया, इनको वहां से हटाने लगे। अब जब वो हटाने लगे तो जो उस समय के जो आदिवासी लोग थे उन्होंने जो चुआर आदिवासी थे उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों के ऊपर हमला किया, उनका विरोध किया। तो बंगाल में ये एक शब्द प्रचलित है चुहार। चुहार मतलब लुटेरा, बदमाश, जो भी कहें, तो वो इनको चुहार शब्द से बुलाने लगे। तो चुहार शब्द से बुलाने लगे तो इससे और ज्यादा वो एग्रीव्ड हुए, और ज्यादा परेशान हुए, और उनको गुस्सा आया, और जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने जो वहां के स्थानीय आदिवासी थे, स्थानीय आदिवासी मतलब जैसे बंगाल के कुछ क्षेत्र है, मानभूम है, बांकुरा है, मिदनापुर है ना, और कुछ झारखंड के भी क्षेत्र थे, कुछ झारखंड के क्षेत्र और कुछ बंगाल के क्षेत्र। फिर मतलब यही एरिया पूर्वी भारत का हिस्सा, ये देखिए ये वेस्ट बंगाल का हिस्सा हो गया, और ये झारखंड का हिस्सा। इन क्षेत्रों में जो चुआर जनजाति के लोग थे इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। ठीक, इसका भी कारण लगभग उसी तरह का है। देखिए 1771 से 1809 के बीच ये विद्रोह हुआ है, तो इसका कारण भी उसी तरह का है। जैसे अकाल, 1770 का अकाल एक बड़ा कारण था। इसके अलावा उनको जो है उनकी जमीन से उनको हटाना, उनको रिमूव करना, उनको उन पर टैक्स का भार लादना, ये एक और कारण था। जो इसके अलावा फॉरेस्ट के कानून इंपोज करके उनको अपनी जगह से उनको हटाना, ये भी एक कारण था। तो कारण जो है ये इसी तरह के रहेंगे इसमें। अब इनका नेतृत्व किसने किया, तो एक तो इनके एक अच्छे नेता थे जो जिनका नाम था रघुनाथ महतो, झारखंड से संबंधित है ये रघुनाथ महतो, श्याम गंजम, सुबल सिंह और जगन्नाथ पातर और दुर्जन सिंह, इन सब लोगों ने इस चुआर विद्रोह का नेतृत्व किया। तो खास नाम इसमें ये हो जाएगा, रघुनाथ महतो जी हो जाएंगे, श्याम गंजम, सुबल सिंह, जगन्नाथ पातर और दुर्जन सिंह जो है इनके जो है प्रमुख नेतृत्वकर्ता हो गए। तो नेतृत्वकर्ता का नाम ध्यान रखना है। अब इस विद्रोह का भी दमन कर दिया गया, सेना का इस्तेमाल करके इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। दमन करने वाले जो अधिकारी थे उसमें एक थे लेफ्टिनेंट नन और दूसरे एक अधिकारी थे जिनका नाम था कैप्टन फोर्बिस। तो ये हो गया आपका चुआर विद्रोह। फिर वही बात, चुआर विद्रोह में क्या याद रखना है, क्षेत्र याद रखना है। तो आप जो बंगाल का हिस्सा है वो और झारखंड हिस्सा वो ध्यान रखिए। नेतृत्वकर्ता रघुनाथ महतो का नाम ध्यान रखिए, दमनकर्ता लेफ्टिनेंट नन और कैप्टन फोर्बिस का नाम ध्यान रखिए, और ईयर जो है 1771 और 1809 ध्यान रखिए। आगे चलते हैं। देखिए अगला जो विद्रोह है वो है हो मुंडा रिवोल्ट या हो मुंडा विद्रोह। देखिए ये जो हो लोग होते हैं ना, ये हो पीपल, ये भी बेसिकली नोन एज द कोल्हा, इनको कोल्हा नाम से भी जाना जाता है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज द कोल्हा। और ये कौन लोग हैं, ये मुंडा जनजाति का ही एक समूह है। दिस इज ऑल्सो द ग्रुप ऑफ द मुंडा पीपल। और मुंडा लोग कहाँ रहते हैं, ज्यादातर झारखंड में रहते हैं, और थोड़े बहुत आपको वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में मिल जाएंगे। वैसे मुख्य रूप से मुंडा जनजाति के लोग जो हैं ये झारखंड में ही मिलेंगे आज की डेट में भी। तो ये हो और मुंडा ये झारखंड की प्रमुख जनजातियां हैं, और इन लोगों ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यानी कि छोटा नागपुर एरिया में, छोटा नागपुर मतलब झारखंड क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में, छोटा नागपुर सिंहभूम क्षेत्र में 1820 से लेकर 1837 के बीच, बिटवीन 1820 टू 1837 जो रिवोल्ट किया, इसे ही कहा जाता है हो मुंडा रिवोल्ट। कारण लगभग वही है, जंगल के कानूनों में जो बदलाव किया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने, वो एक बड़ा कारण है। उनसे जमीन छीने जाने लगा, उनसे जंगल छीना जाने लगा, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, ये सब कारण आप उसमें बता सकते हैं। ठीक है, इस विद्रोह का दमन किसने किया, सप्रेस किसने किया, तो कर्नल रिचर्ड के द्वारा इस विद्रोह को दमन किया गया। अब बात करते हैं कोल रिवोल्ट की, ये भी रिवोल्ट है महत्वपूर्ण। 1831-32 के आसपास ये रिवोल्ट होता है, 1831-32। एरिया क्या रहेगा, तो छोटा नागपुर,
छोटा नागपुर का क्षेत्र, खासकर सिंहभूम, पलामू, हजारीबाग, ये सब जो क्षेत्र है ना, छोटा नागपुर का एरिया, छोटा नागपुर मतलब आज की डेट में आप झारखंड समझिए, तो ये झारखंड का एरिया जहां पर सिंहभूम है, पलामू है, हजारीबाग है, इन सब क्षेत्रों में अगर आप जाएंगे तो यहां पर ये जो कोल रिवोल्ट के नाम से, यानी कोल जनजाति के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह किया। इसका नेतृत्व करता कौन है? तो इसके नेतृत्व करता है सुरगा और सिगराय, सुरगा और सिगराय। और इसके अलावा और कौन है? तो बुद्धो भगत और जोआ भगत, बुद्धो भगत, जोआ भगत और मदारा भगत, ये 3 भगत हैं जो इसका नेतृत्व करते। तो सुरगा, सिगराय, बुद्धो भगत और जोआ भगत और मदारा भगत, ये तीनों जो लोग हैं इन्होंने इस कोल विद्रोह का नेतृत्व किया। तो कोल विद्रोह भी हो गया आपके पास, और ईयर आपको ध्यान रखना है ना, 1831 टू 1832। अब हम लोग देखते हैं अगला विद्रोह जिसका नाम है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह का जो ड्यूरेशन है वो 1855-1856। तो एक तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना, किसी भी एग्जाम में आपको सीधे पूछ देंगे संथाल विद्रोह जो है किस अवधि में हुआ, या मैच द कॉलम में क्वेश्चन आ जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है 1855-1856। एरिया क्या था, किन क्षेत्रों में हुआ? तो देखिए ये जो विद्रोह हुआ था ये बंगाल के मुर्शिदाबाद क्षेत्र में, और उस समय जो भागलपुर क्षेत्र था उस एरिया में भी ये संथाल लोग जो है निवास करते थे। और एक चीज और यहां बता दें, ये जो संथाल एरिया है, इस संथाल एरिया में ये भागलपुर से राजमहल क्षेत्र ये झारखंड का एक हिस्सा हो गया। तो ये जो पूरा एरिया है इसको कहते हैं दामन ए कोह। क्या कहते हैं? दामन ए कोह, है ना, ये ध्यान रखिए, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है दामन ए कोह विद्रोह किसको कहते हैं? तो दामन ए कोह विद्रोह भी संथाल विद्रोह को ही कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो क्षेत्र था ना, यहाँ पर संथाल लोगों को धीरे धीरे बसने का, शुरू में इनको बसने का मौका दिया गया कि भाई बस जाओ। ये सब पथरीला एरिया था जहां पर उपजाऊ क्षेत्र नहीं के बराबर थे, जंगल था, पत्थर था, पहाड़ था, और ये बेचारे मेहनती जो संथाल लोग थे वो इन क्षेत्रों में बसते थे। वहां आसपास की जो बंजर जमीन थी उसको उपजाऊ बना देते थे और फिर अपना जीवन यापन करते थे। तो वो भागलपुर से राजमहल क्षेत्र तक का जो एरिया था कुछ इसी तरह से विकसित हुआ। तो दामन एक कोह नाम से ये जाना जाता है। अब जब बाद में ये एरिया विकसित हो गया और जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को लगा यार ये तो बहुत काम की जगह है, इसको विकसित किया जा सकता है, तो उन्होंने अधिकार बनाना शुरू किया, जो फॉरेस्ट के कानून थे उसको अप्लाई करना शुरू किया, जिसके कारण संथालों को वहां से भगाया जाने लगा। इसी चीज का विरोध किया। बाकी रेवेन्यू वगैरह जो बढ़ाया था वो तो था ही विरोध का कारण, परंतु ये भी एक बड़ा कारण था कि उस जगह को जहां पर संथाल लोग पहले बसे वो जो था अनुपजाऊ था, अनप्रोडक्टिव एरिया था, बंजर क्षेत्र था, उसको उन्होंने विकसित किया और अब उन्हें भगाया जा रहा है। तो उन्होंने उसका विरोध करना शुरू किया दामन ए कोह विद्रोह के नाम से। अच्छा, इस विद्रोह को चूंकि ये लोग पहाड़ वाला एरिया में ये विद्रोह हुआ तो इसीलिए इसको पहाड़िया झगड़ा या पहाड़िया विद्रोह भी कहते हैं। झगड़ा मतलब होता है विद्रोह, झगड़ा मतलब विद्रोह। तो ये सब नाम है इसके। कहां पर हुआ? तो देखिए एरिया आपने देख ही लिया। ये जनरली ये विद्रोह जो हुआ है, संथाल लोग कहाँ रहते हैं? अभी भी ये ज्यादातर झारखंड में पाए जाते हैं। कुछ वेस्ट बंगाल का भी हिस्सा हो गया इसमें, है ना, जैसे मुर्शिदाबाद का एरिया आपका हो जाएगा। तो झारखंड और वेस्ट बंगाल वाला जो क्षेत्र था उस क्षेत्र में ये विद्रोह जो है काफी पनपा। इसमें कॉर्नवालिस का जो स्थायी बंदोबस्त वाला जो सिस्टम था ना, जिसमें जमींदारों पर वो लोग दबाव डालते थे कि भाई तुम टैक्स जो है भू राजस्व कहीं से भी वसूल कर लाओ, हमें तो दो, उसके कारण भी इन संथाल जनजातियों पर काफी असर पड़ा था। इस क्रांति को हुल क्रांति भी कहते हैं। संथाल विद्रोह जो है हुल क्रांति, हुल मतलब होता है हलचल, हलचल मतलब विद्रोह, तो इसे हुल क्रांति भी कहते हैं। अच्छा, इसका नेतृत्व किन्होंने किया था? तो देखिए इनका नेतृत्व देखिए, पहले तो ये सिद्धो और कान्हू का नाम याद रखिए, और 2 इसके और नेतृत्व करता थे, चांद और भैरव। चांद
और भैरव। तो सिद्धो, कान्हू, चांद और भैरव इस संथाल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। और चूंकि ये विद्रोह जो है ना, इन्होंने शुरुआत किया था 30 जून 1855 को, 38 जून 1855 को, इसीलिए इस 30 जून को कहा जाता है हुल दिवस। 30th जून इज नोन एज द हुल दिवस, हुल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप लोग संथाल विद्रोह भी समझ गए। आगे बढ़ते हैं, अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह का क्षेत्र जो है ये आएगा असम। अहोम विद्रोह का क्षेत्र आएगा असम, मतलब हमें असम में जाना पड़ेगा। ये जो असम का एरिया है, ये असम का एरिया उस समय इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि ये अहोम जो एक जाति थी, अहोम क्षेत्र जो कि असम का क्षेत्र हुआ करता था उस समय, वहां पर अहोम जाति के लोग रहते थे और वो लोग वहां पर जो है अपने हिसाब से वहां पर काम करते थे। अब देखिए उसी समय क्या होता है कि बर्मा के साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है संघर्ष होता है, लड़ाई होती है। और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कोशिश करती है कि हम बर्मा पर हमला करें, और उसके लिए वो असम का रास्ता चुनते हैं और उस रास्ते में पड़ता है अहोम। तो अहोम होते हुए सैनिकों का एक पूरा वहां पर सैनिक लोगों को जाने का रास्ता भी बना लेते हैं और फिर वो बर्मा जो है, बर्मा पर जाके आक्रमण करते हैं। तो देखिए अब इस बीच में क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार ने अहोमों को ये भरोसा दिलाया था कि जब हम बर्मा में, जब हमारा युद्ध का काम खत्म हो जाएगा, हम जब उनको अपने अधिकार में कर लेंगे तो हम ये क्षेत्र छोड़कर चले जाएंगे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप क्यों परेशान होते हैं। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया, वो फर्स्ट बर्मा युद्ध के नाम से जाना जाता है, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार, फर्स्ट एंग्लो बर्मा वार। ये 1824 की घटना है, 1824 में हुआ था ये। ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा के बीच ये युद्ध हुआ था, फर्स्ट एंग्लो वार। और ये वादा किया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, किनको, अहोमों को। लेकिन जब युद्ध खत्म हो गया तो वो अपने वादे पर वो अडिग नहीं रहे, उन्होंने वो एरिया छोड़ा ही नहीं, अहोम लोगों को स्वतंत्रता पूर्वक काम करने ही नहीं दिया, उल्टे उनसे और टैक्स वसूलने की बात करने लगे और उनकी जगह जमीन पर अधिकार कर लिया। तो अहोम लोग नाराज हो गए और फिर उनका एक जो राजा था, उनका नाम था गोमधर कुंवर। गोमधर कुंवर के नेतृत्व में वो ब्रिटिश सरकार का, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध शुरू किया, विद्रोह शुरू किया, और ये विद्रोह जो है इस तरीके से विकसित हुआ। ये अलग बात है कि इस विद्रोह का जो है सैनिकों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सेना की मदद से जो है इसका दमन कर दिया, लेकिन फिर भी ये मैसेज तो गया कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश सरकार अगर हमारे किसी क्षेत्र पर कब्जा करेगी तो हम विरोध करेंगे। तो इन सबका अपना अपना महत्व है। ये सारे जो विरोध हैं, सारे जो विद्रोह हैं, ये साबित करते हैं कि जब भी भारत के किसी क्षेत्र पर किसी विदेशी शासक ने हमला किया है, किसी विदेशी शासक ने कब्जा करने की कोशिश की है, तो वहां के लोगों ने उसका विरोध जरूर किया है। तो यह अहोम विद्रोह जो है गोमधर कुंवर के नेतृत्व में किया गया था। अब बात करते हैं खासी रिवोल्ट की। खासी रिवोल्ट जो है ये मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों का नाम आपने सुना होगा। ये जो मेघालय का जो क्षेत्र है, मेघालय का क्षेत्र, यहाँ पर खासी और जयंतिया पहाड़ी, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जाएंगे, मेघालय के क्षेत्र में जाइए और उसमें जो खासी और जयंतिया पहाड़ी है, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ी, ये 3 हिल्स है वहां पर। तो वहीं पर रहने वाली एक खासी जनजाति है, वहां पर खासी जो पहाड़ी है वहां पर एक खासी जनजाति के लोग रहते हैं। अब यहां पर ये हो रहा है कि ब्रिटिश सरकार क्या है, नॉर्थ ईस्ट के एरिया में सड़क बनाना चाहती है, ये सड़क जो है ये इस एरिया में, यानी खासी पहाड़ी क्षेत्र से सिलहट तक, खासी पहाड़ी क्षेत्र से सिलहट तक सड़क बनाना चाहती है। और उस सड़क को बनाने के लिए उनको क्या चाहिए, जंगल भी चाहिए, जमीन भी चाहिए, और आदिवासियों की, वो जो खासी आदिवासी हैं उनसे काम भी करवाना है। तो कुल मिलाकर के देखिए, इस खासी रिवोल्ट का कारण यह था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए खासी जनजाति के लोगों का शोषण कर रही थी, उनसे सड़क बनवाने में काम करवा रही थी। दूसरा, उनसे जमीन भी छीन रही थी, क्योंकि सड़क बनाने के लिए जंगल और जमीन भी चाहिए।
तो आदिवासियों के यानी उस खासी जनजाति के जो लोग थे वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के इस काम से बहुत नाराज हो गए थे और उन्होंने तीरथ सिंह के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, तीरथ सिंह के नेतृत्व में जो है रिवोल्ट शुरू किया। तो फिर यही बात, दो तीन चीजें याद रखनी पड़ेगी। खासी विद्रोह क्षेत्र कहां आएगा, मेघालय की खासी पहाड़ियां। ईयर क्या रहेगा, 1830 से 33 तक। नेतृत्वकर्ता तीरथ सिंह। कारण आपको बताई दिया। अच्छा, ये खासी ट्राइब की एक खासियत ये है कि ये मातृसत्तात्मक जनजाति है, मैट्रिआर्कल ट्राइब है। और इनके यहाँ एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन ये है कि जो पिता की संपत्ति होती है उसमें पुत्री की भी हिस्सेदारी निर्धारित करते थे ये लोग। तो इसलिए ये एक बड़ी महत्वपूर्ण मैट्रिआर्कल ट्राइब के रूप में जानी जाती है। ये भी इनकी एक खासियत है। अब आगे बढ़ते हैं। पागलपंथी विद्रोह 1813 टू 1833। पागलपंथी ये एक सेमी रिलीजियस कम्युनिटी थी, अर्ध धार्मिक संप्रदाय थी, अर्ध धार्मिक संप्रदाय। पागलपंथी विद्रोह मतलब एक खास विचारधारा को मानते हुए ये लोग काम करते थे। बेसिकली ये उत्तर बंगाल के हिस्से में निवास करते थे। ये जैसे वेस्ट बंगाल, ये जो अपना वेस्ट बंगाल का हिस्सा है, और उस समय तो देखिए बांग्लादेश तो बड़ा नहीं था, तो बंगाल मतलब ये पूरा बंगाल हो गया, बांग्लादेश और ये वेस्ट बंगाल। तो उत्तरी बंगाल के हिस्से में ये लोग निवास करते थे, उत्तर वाले हिस्से में। और ये लोग, इनको प्रॉब्लम क्या थी, अर्ध धार्मिक संप्रदाय के लोग थे। इन्होंने करम शाह के द्वारा इनको नेतृत्व प्रदान किया गया। करम शाह इनके नेता थे और कारण लगभग वही था, क्योंकि इनको इन लोगों के ऊपर भी जो है टैक्सेस का भार बढ़ा दिया गया था। इनको जो है धार्मिक स्वतंत्रता, अपने हिसाब से काम करने की स्वतंत्रता छीन ली गई थी। तो कारण इसी तरह के इनके ऊपर भी था और करम शाह के नेतृत्व में इन्होंने अपना जो है विरोध दर्ज किया, विद्रोह किया। 1825 में करम शाह के पुत्र टीपू ने भी जो है जमींदारों के अत्याचारों के विरुद्ध और साथ ही साथ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध भी विद्रोह की अगुवाई की। तो आपको यहां पर तीन चीजें याद रखना है। पहली चीज, पागलपंथी जो लोग थे वो कौन थे, तो बंगाल के, उत्तरी बंगाल के हिस्से में रहने वाले अर्ध धार्मिक संप्रदाय के लोग थे, पहली चीज। दूसरा, इनका नेतृत्व किसने किया, तो करम शाह। बाद में नेतृत्व किसने किया, तो करम शाह के पुत्र टीपू ने किया। और तीसरी बात ये कि ये विद्रोह कब तक चला, तो ये देखिए शुरुआत तो काफी पहले हो गई थी 1813 के आसपास, लेकिन ये 1840-1850 तक ये विद्रोह छिटपुट रूप से जो है थोड़ा थोड़ा चलता रहा। फिर आते हैं फराइजी विद्रोह। फराइजी जो है ना, ये एक बेसिकली ये वो लोग थे जो हाजी शरीयतुल्ला, एक धार्मिक गुरु थे इस मुसलमानों के। बंगाल में एक हाजी शरीयतुल्ला थे, उनके अनुयायियों को फराइजी कहा जाता था। हाजी शरीयतुल्ला के जो अनुयायी होते थे बंगाल में, फिर वही आपको बंगाल जाना है, बंगाल में हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी को क्या कहेंगे, फराइजी कहेंगे। और ये फराइजी जो थे ये क्या चाहते थे, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी यानी ब्रिटिश शासन को हटा करके वहां पर स्थापित करना चाहते थे मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहते थे। लेकिन ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि भाई इनके पास न तो उतनी सेना थी, ना उनके पास शक्ति थी, ना हथियार थे। लेकिन फिर भी विद्रोह तो किया, रिवोल्ट किया, उनको तकलीफ पहुंचाई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों को परेशान किया और मजबूर किया कि भाई आप कुछ न कुछ सोचिए। तो फराइजी विद्रोह भी एक तरह का स्थानीय विद्रोह था जो बंगाल के कुछ हिस्से में हुआ और हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी फराइजियों ने यह विद्रोह किया। नेतृत्वकर्ता जो थे इनका, जैसे मैंने नाम बताया, ये हाजी शरीयतुल्ला के अनुयायी थे। बाद में दादू मियां जो शरीयतुल्ला के पुत्र थे, उन्होंने इस विद्रोह का नेतृत्व किया। दादू मियां नाम है, शरीयतुल्ला के पुत्र, उन्होंने इसका नेतृत्व किया। और फिर पूर्वी भारत के विद्रोह में एक लास्ट देख लेते हैं, फकीर विद्रोह जो है ये 1776 से 1777 के बीच का ये विद्रोह है। बेसिकली फकीर से मतलब ये था कि बंगाल में
मुसलमानों का एक ऐसा समूह था जो कि घुमंतु लोग होते थे, मतलब वो कहीं एक जगह निवास नहीं करते थे और लोगों से मांग मांग करके अपना जीवन यापन करते थे। ऐसे घुमंतु लोगों को, जो कि इस्लाम धर्म के अनुयायी थे, उनको फकीर कहा जाता था। तो उन लोगों ने भी जो है विद्रोह शुरू, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा अभी थोड़ी देर पहले हम सन्यासी विद्रोह के बारे में बता रहे थे, तो वही दिक्कत इनके साथ भी थी। भाई ये भी तीर्थ यात्राओं पे नहीं जा सकते थे, जमींदारों और किसानों के ऊपर इतना दबाव था कि इनको जो मदद कर सकते थे, जो खाने पीने रहने की, वो भी वो नहीं कर पा रहे थे, तो इनकी हालत भी बहुत खराब हो गई थी। तो 1776-77 के आसपास बंगाल के इन शांत घुमंतु मुसलमानों के समूह ने मजमून शाह के नेतृत्व में, मजमून शाह नेतृत्वकर्ता का नाम और ईयर ध्यान रखना है, 1776-77 में मजमून शाह के नेतृत्व में जो विद्रोह किया वो फकीर विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बाद में इस विद्रोह का नेतृत्व चिराग अली शाह के द्वारा किया गया था। लेटर ऑन दिस रिवोल्ट वाज लीडेड बाय चिराग अली शाह। तो पहले मजमून शाह और बाद में चिराग अली शाह। तो इस तरह से इस विद्रोह का नेतृत्व जो है हुआ और ये विद्रोह भी कुछ हद तक सफल रहा, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं उस समय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो है सैन्य ताकत के बल पर जो है इन सारे विद्रोहों को दमन करने में सफल रही। तो यहाँ पर एक बार रिव्यू कर लेते हैं और रिव्यू में देख लेते हैं। जैसे देखिए, एक सन्यासी विद्रोह जो हुआ, सन्यासी विद्रोह ये जो है इसके नेतृत्वकर्ता आपने देख ही लिया, केना सरकार और दीजी नारायण। केना सरकार और दीजी नारायण ने इसका नेतृत्व किया। ठीक। दूसरा चुआर विद्रोह का नेतृत्व जो है आपने देखा रघुनाथ महतो के नेतृत्व में हुआ। हो मुंडा विद्रोह इसके बारे में भी आपने देख लिया। हो मुंडा विद्रोह इसका नेतृत्व करता यहाँ पर आपको नहीं बताया गया है। अब इसके अलावा और आगे बढ़ते हैं तो आपने कोल रिवोल्ट देख लिया। कोल रिवोल्ट में क्या देखा आपने, जो है सुरजा और सिगराय और इसके अलावा बुद्धो भगत, जोआ भगत और मदारा भगत। फिर आप इधर संथाल विद्रोह में गए तो सिद्धो और कान्हू और चांद और भैरव का नाम याद रखिए। फिर अहोम विद्रोह में जाइए और गोमधर कुंवर का नाम याद रखिए। खासी विद्रोह में जाइए, तीरथ सिंह का नाम याद रखिए। पागलपंथी विद्रोह में किसका नाम याद रखना होगा, करम शाह का और बाद में उनके पुत्र टीपू का नाम याद रखिए। फराइजी विद्रोह में अगर जाएंगे तो यहाँ पर शरीयतुल्ला और बाद में दादू मियां का नाम ध्यान रखिए। और उसके बाद फकीर विद्रोह में जाएंगे तो पहले मजमून शाह और बाद में चिराग अली शाह का जो है नाम याद रखिए। अगली क्लास में हम आपसे बात करेंगे भारत में पश्चिमी क्षेत्रों में और भारत के अन्य क्षेत्रों में हुए विद्रोहों पर हम अगली क्लास में आपसे चर्चा करेंगे। अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसे कमेंट, लाइक और शेयर भी कीजिएगा। आपने हमारी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।